स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं डीप कॉन्सेप्ट्स एंड बायोलॉजी का चैनल। और आज हम एक नया जो क्या कहते हैं उससे चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये बड़े मज़े का चैप्टर है। मज़े का चैप्टर इस वजह से क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है फर्स्ट ईयर में। मतलब सबसे अगर बच्चों को मुश्किल तरीन चैप्टर लगता है ना, तो वो हमारे पास होता है चैप्टर नंबर 4 जो है। कौन सा है? नाम मैंने रिवील कर दिया। चैप्टर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स ये चैप्टर फर्स्ट ईयर में बच्चों को अगर सबसे ज्यादा मुश्किल कोई लगता है ना चैप्टर, तो वो हमारे पास चैप्टर 4 है। और क्यों उनको मुश्किल लगता है, रीजन भी होनी चाहिए ना। बाकी उनको आसान लग रहे होते हैं, चैप्टर 4 उनको मुश्किल लग रहे होते हैं। क्यों मुश्किल लग रहा होता है? ना हमने पहले चैप्टर पे ध्यान दिया होता है सही से, वो सही से समझ नहीं आ रहा होता। ना हमने दूसरे चैप्टर पे सही से ध्यान दिया हुआ, जहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स हैं कि अगर कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उस बायोकेमिस्ट्री पे हमने ध्यान नहीं दिया होता, बायोमोलिक्यूल्स पे ध्यान नहीं दिया होता। फिर उसके बाद इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंजाइम वाले चैप्टर हम जो है ना उस पर ध्यान नहीं दिया होता, उसको सिर्फ रट्टा लगाया होता है। तो वो जब ये तीनों चैप्टर ना मिल के आते हैं ना 7 चैप्टर में 4 में, तो फिर बच्चे कहते हैं कि ये क्या चीज़ है बायो। ये वो वाली बायो तो नहीं है जो कि हम मैट्रिक में या 9th-10th में पढ़ते आ रहे थे, या शुरू से हमें पढ़ते आ रहे थे। हमारी किताबों में वो ड्राइंग हुई होती थी कि वहाँ से सूरज निकला और यहाँ से प्लांट्स जो है वो खिलखिला रहे हैं कि बस वो सूरज आ रहा है और उससे हम अपनी खुराक बना रहे हैं और निज़ाम में चल रहा है। और इस तरीके से हमने कोई चीज़ खा ली और बस हम दौड़ना दपटना शुरू हो गए। वो बायो बड़ी बेसिक बायो थी। अब हमने उसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है। जो चैप्टर नंबर 4 है वो है इसी के बारे में कि भाई एनर्जी कैसे जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। हम जिंदा लोग कैसे जिंदा हैं, हम किस चीज़ पे जिंदा हैं, तो वो हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स है। ठीक है। और बायो एनर्जेटिक्स जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो इसमें हमने एक एक टॉपिक पे बहुत लेंथी फुल डिस्कशन करनी है। इसका हर एक कॉन्सेप्ट को हमने टच करना है, हमने इसके कॉन्सेप्ट्स तैयार करने हैं। ठीक है। हमने इस चीज़ को समझना है। ये चीज़ नहीं करनी कि रट्टा लगा ले और एग्जाम में जो आ गया वो आ गया और उसमें लिख दिया। उसका नुकसान क्या होगा? एक तो हमें वो चीज़ समझी नहीं होती, उसके बाद रट्टा जो है हमें ये नहीं पता कि वो काम हो कैसे रहा है, या वो काम क्या बस हमने रट्टा लगा लिया उधर, फिर सही लिखा गलत लिखा। हम ये नहीं समझ पाते कि वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा और हम उसका आंसर क्या कर रहे हैं। फिर बच्चे कहते हैं कि नंबर नहीं आए। क्यों नहीं आए भाई? एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको कॉन्सेप्ट्स को देखना है, इसको डिटेल से समझना है। और आज के लेक्चर में हमने कोई प्रॉपर टॉपिक नहीं स्टार्ट करवाना, हमने सिर्फ इंट्रो देना है बायोएनर्जेटिक्स का कि बायोएनर्जेटिक्स होती क्या है। ठीक है। तो हम जो लेक्चर जितने भी हमारे बेसिक जो हमारे लेक्चर होते हैं वो फुली कंसेप्चुअल होते हैं, वो डिटेल्ड होते हैं, लेंथी होते हैं। लेकिन सिर्फ एक बार बंदा सुन ले तो उसके बाद वो टॉपिक जो है वो उसके जहन से निकलता नहीं है, वो चीज़ उसको सही से समझ आ जाती है। ठीक है। दूसरा ये कि बायोएनर्जेटिक्स से तुम लोग जान नहीं छोड़ सकते। अगर तुम लोग समझे कि फर्स्ट ईयर में हम रट्टा लगा लेंगे और उसको निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास जो बायोएनर्जेटिक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी में क्रेब्स साइकिल है, इसी में कैल्विन साइकिल है, इसी में फोटोसिंथेसिस है, इसी में ग्लाइकोलाइसिस है, इसी में हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन है। और एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो जो लॉन्ग होते हैं या कोई एक, वो तो मस्ट इस चैप्टर से होता है। तो हम किस किस चीज को स्किप करेंगे? ठीक है। अगर हम ये स्किप करेंगे तो इसका मतलब हमने पिछले 3 भी स्किप कर दिए। अगर हम ये स्किप करेंगे तो हम आगे भी कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता होगा कि एक ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म कैसे हो रही है। तो ये जो सारा चैप्टर है ना वो एनर्जी से रिलेटेड है। इस वजह से भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि उसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साथ इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो चीज़ और तो ना थोड़ी सी वो मुश्किल लगना शुरू हो जाती है। हालांकि ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही मजे का एक टॉपिक है कि चैप्टर पूरा इतना मजे का है कि इसमें एक एक जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट है कि इंसान हैरान रह जाता है कि अल्लाह ने क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, ऊपर वाले ने आखिर क्या किस तरह के सिस्टम रखे हुए हैं कि जिसकी वजह से ये जानदार, ये लिविंग थिंग्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं। तो हमने उन चीज़ों को समझने, उन बारीकियों को समझने, एक बार हमें वो बारीकियां समझ आ गई ना, जो असल कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया, तो उसके बाद तो बायोएनर्जेटिक्स हलवा हो जाता है। और अगर अभी नहीं समझेंगे ना, तो अगर आगे जाओगे ना यूनिवर्सिटी लेवल पे, चाहे बायो के किसी भी फील्ड में चले जाओ, बायोएनर्जेटिक्स आपको जान नहीं छोड़ने वाला। बायोएनर्जेटिक्स तुम लोगों ने पढ़ ली है, अभी तो सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, उसके बाद इसके अंदर और मजीद टॉपिक्स होते हैं, मजीद उसकी गहराई में जाया जाता है। तो अगर आप लोगों को बेसिक्स ही नहीं पता होंगे तो फिर आगे उसको कैसे पढ़ना है? तो यार तो ये है कि आपने बायो को छोड़ दें किसी और फील्ड में चले जाएं तो वो फिर अलग बात है। लेकिन अगर आपने कामयाब होना है, अपने डॉक्टर बनना है, अपनी पीएचडी करनी है, अपने बायो में आगे जाना है, फिलोसफर बनना है, जो भी बनना है, ठीक है, तो या तो बायो को छोड़ दें या फिर पढ़ना ही छोड़ दें आगे, तो इस चैप्टर से तुम लोग जान छुड़ा सकते हो। नहीं तो ये चैप्टर जो है बाद में बलार बन के सामने आता है। तो इसका बताने का मकसद यही है कि इस चैप्टर को अभी से समझो, जितना पढ़ेंगे उसको मुकम्मल समझें, जो बुक में लिखा है उसको दोबारा साथ पढ़ लें कि कौन सी ऐसी बातें जो हमें समझ नहीं आ रही थी और अभी वो बड़ी इजी सी लगती हैं। ठीक है। तो बायो एनर्जेटिक्स हमारा इस वजह से काफ़ी
इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये दोनों चीजें इस एग्जाम जो बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, एक बात याद रखो, बायोएनर्जेटिक्स मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स अपना जहन खोल के रखो। बाकी जो काम कर रहे हो ना साथ के, एक टाइम में यूट्यूब पे लेक्चर भी देख रहे हो, पीछे फेसबुक या व्हाट्सएप पे भी चैटिंग कर रहे हो, वो छोड़ दो। पूरा जो कंसंट्रेशन है वो तुम लोगों ने कहाँ देना है, लेक्चर पे देना है। क्योंकि अगर एक दो पॉइंट भी बनी के मिस हो जाते हैं ना, तो सारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो मिस हैंडल हो जाता है। ठीक है, तो फुल फोकस से सुना करो और फुल फोकस से उसके बाद पढ़ा करो कि जो सुनो उसके बाद बुक में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ो। क्यों मैं यहाँ पे जो बताता हूँ उसमें हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट हूँ, जो समझाने की खातिर तो इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन वो बातें हो सकती है किताब में ना लिखी हूँ, तो आप लोगों को याद करने की भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो बातें होती हैं। तो याद तो तुम लोगों ने वही करना है, वही रखना है जो बुक में लिखा हुआ। ठीक है, तो हम डायग्राम वाइज, हम चैप्टर वाइज हम ये चीजें साथ साथ जो है ना वो करते चले जाते हैं। और ये स्किप अगर लगता है कि मैं छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा और उस पर मतलब सारा फुल जो हमारे पास टॉपिक है वो एक्सप्लेन हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि जो बायो के लेक्चर जो आप लोगों के लेवल पे, अगर कोई बड़े लेवल पे, कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो उसके लिए तो मसला ही नहीं है, उसको पढ़ाने में भी मसला नहीं है। पढ़ाने में क्यों मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी होती हैं, तो बस उनको एक पॉइंट चाहिए होता है, एक हिंट चाहिए, तो वो आगे चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। जो आप लोग जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं, जो सेकंड ईयर वाले होते हैं, यूँ समझे तो उन्होंने तो बेसिक मतलब अपनी बेस बनानी, अपनी बुनियाद बनानी है। अगर एक घर बना रहे हो तो पहले बुनियाद बनेगी, उसके बाद उस पर घर बनेगा। तो अगर आपकी बुनियाद ही सही नहीं है तो फिर आपका घर कब तक वो ठहरेगा, वो एक दिन गिर आएगा, क्योंकि आपकी बुनियादें नहीं ठीक। तो अपने बेसिस को, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग रखो। अगर कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखोगे तो फिर ये बायो ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, ये हलवा लगती है सारी। तो कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग रखो। तो वही कॉन्सेप्ट जो है हम कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बायो से रिलेटेड, लोग इसको रट्टा समझते हैं कि बायो क्या है, बायो रट्टा है, बस रट्टे मारते जाओ। नहीं, रट्टा नहीं है भाई, यही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें चीज़ें एक्चुअल में भी प्रेजेंट हैं। हमें केमिस्ट्री या फिजिक्स की तरह चीज़ों को कंसीडर नहीं करना होता कि कंसीडर कि ये मैथ्स है और उसने ये कर दिया, और कंसीडर और एग्जेप्शन, वो सारी चीज़ें नहीं है। इसमें वही चीज़ है जो कि रियल में प्रेजेंट है, बस हमने उस चीज़ को पढ़ना है, उस चीज़ को डिस्कवर करना है, उस चीज़ को जानना है, उसको लर्न करना है कि भाई चीज़ वो अगर वो काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बातें तो हो गई बहुत, आते हैं हम चैप्टर पे। किस पे? चैप्टर पे। जो साइंटिफिक वर्ड है ना, उसमें बड़े मजे की एक बात है, बड़े मजे की चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो ये चीज़ है कि भाई इसका जो वर्ड है ना, चाहे कितना भी मुश्किल वर्ड हो ना, तकरीबन जितने भी बायो के वर्ड्स हैं उनको अगर छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर देना तो उस पूरे वर्ड का मतलब हमारे सामने आ जाएगा। कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे जहन में बिल्डअप हो जाता है कि अगर वर्ड ऐसा है तो इसका मतलब ये चीज़ किसके बारे में डिफाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, एक वर्ड क्या है, बायो। एक वर्ड क्या है, बायो। एक वर्ड क्या है, एनर्जी, एनर्जेटिक्स है ना, एनर्जी। और एक वर्ड क्या है, एक्स। एक बात याद रखना, ये हमेशा तुम लोगों ने ये एक्स एक्स में, तो ये वैसे दो वर्ड का है, बायो और एनर्जेटिक्स। एक्स को क्यों मैंने अलग कर लिया, जब भी बायो में या किसी भी साइंटिफिक फील्ड में एक्स का आ जाए ना, ICS, ये जो एक्स होता है, इसका मतलब ये कोई स्टडी है, इसका मतलब ये कोई स्टडी है। जैसे एनर्जेटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टडी करना इज एनर्जेटिक्स। इसी तरह थर्मोडायनामिक्स क्या है, थर्मोडायनामिक चीज़ों को जो ना वो हीट को स्टडी करना है, थर्मोडायनामिक्स वही है, स्टडी ऑफ हीट। तो वो उस चीज़ को, टेम्परेचर को स्टडी करना, वो थर्मोडायनामिक्स होता है। एनर्जी को वो भी, जो थर्मोडायनामिक्स है वो भी एनर्जेटिक्स की फॉर्म है। इसी तरह काइनेमैटिक्स है, मूविंग चीज़ों को स्टडी करना। इसी तरीके से हमारे पास जहाँ पर भी एक सहारा होता है ना, जैसे रिएक्शन काइनेटिक्स हो गया, तो मतलब रिएक्शन कैसे मूव कर रहा है, कैसे परफॉर्म हो रहा है, उस चीज़ को स्टडी करना। बताने का मकसद ये है कि ICS अगर किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए तो समझ जाओ कि सिंपली वो किसी स्टडी के बारे में बात हो रही है। प्रोटियोमिक्स है, जीनोमिक्स है, जेनेटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें जो इस बायो के अंदर भी हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी, स्टडी होगी। वो क्या होगी हमारे पास, स्टडी होगी, जब भी आ जाए हमारे पास ICS। ठीक है, तो एनर्जेटिक्स का मतलब होगा स्टडी ऑफ एनर्जी। एनर्जेटिक्स का मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ एनर्जी। मतलब इस चैप्टर में हम एनर्जी को स्टडी करने वाले, किसको स्टडी करने वाले, एनर्जी को। लेकिन साथ में वर्ड क्या है, बायो एनर्जी। तो मतलब क्या होगा, जो लिविंग थिंग्स में एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, लिविंग थिंग्स में एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, उस चीज को स्टडी करना क्या है हमारे पास, बायो एनर्जेटिक्स है। वो क्या है हमारे पास, बायो एनर्जेटिक्स। और एक बात याद रखो, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं, अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो सोए हुए हैं, वो जागे हुए हैं, वो जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रहा था ना, उसको उन लिविंग थिंग्स को उन प्रोसेस के लिए चाहिए होती है रेडीमेड एनर्जी।
उनको सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। बगैर एनर्जी के लिविंग थिंग है ही नहीं। कोई भी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ पूरी नहीं होगी अगर किसी लिविंग थिंग्स को एनर्जी मिल ही नहीं रही। मैं बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है। अब 3-4 मिनट सांस बंद करके दिखाए ना। क्यों? क्योंकि जब सांस हम बंद करेंगे ऑक्सीजन हमें अंदर मिलेगी नहीं। ऑक्सीजन अंदर नहीं मिलेगी तो हमारे अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा ही नहीं तो एटीपी बनेगी नहीं। एटीपी क्या है? एटीपी हमारे पास एनर्जी है। तो जब एटीपी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, क्या है? हम डेथ, हम मर गए। क्यों? हमारे पास एनर्जी खत्म हो गई। जब भी लिविंग थिंग के पास एनर्जी खत्म हो जाती है वो मर जाता है। तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो एनर्जी है वो लिविंग थिंग्स में कैसे रन करती है, कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, उसी की स्टडी तो बायोएनर्जेटिक्स है। इस पूरे चैप्टर में हमने यही देखना है कि कोई भी लिविंग थिंग है वो कैसे उसमें एनर्जी आ रही है और जा रही है। बस ये चीजें हमने देखनी है कि एक एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में आ रही है और कहाँ जा रही है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। उस चीज को स्टडी करना क्या हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो क्या है? द क्वांटिटेटिव मतलब फुल उसकी प्रॉपर्टीज के साथ है। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस इन लिविंग थिंग्स is called बायोएनर्जेटिक्स। मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कि लिविंग थिंग्स में जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो कैसे रन कर रही है, वो कैसे आ रही है, जा रही है, उस चीज की क्वांटिटेटिव स्टडी ही तो हमारे पास क्या है? बायोएनर्जेटिक्स। तो एक नाम से हमें पता चल गया कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। हम लिविंग थिंग्स को देखने वाले और साथ उसमें एनर्जी कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, किस फॉर्म में आ रही है और किस फॉर्म में जा रही है, वो सारी क्या होगी? बायोएनर्जेटिक्स होगी। ठीक है। उसके बाद एक और बात याद रखना कि जो बायोएनर्जेटिक्स है वो हमारे पास है जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना उसको फुली ओबे कर रहा होता है। बायोएनर्जेटिक्स ओबे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स के लॉज क्या है? तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर के मैट्रिक के फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। केमिस्ट्री में तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त पढ़े होंगे। नहीं तो हमारे पास जो केमिस्ट्री में हमारे पास चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, उसमें तुम लोग उसको बहुत डिटेल से पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स के क्या लॉज हैं। तो वो मतलब नेचर के लॉज हैं टेम्परेचर को लेके तो या एनर्जी को लेके। तो जो हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स है वो उन सारे लॉज को फुली ओबे कर रहा होता है, किसी चीज के खिलाफ नहीं जा रहा। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो हमारे पास फर्स्ट लॉ है। क्या है हमारे पास? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हैं? हमें याद करो जरा, अगर किसी ने पढ़ा है, वैसे भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म तो हो सकती है, लेकिन उसको कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता और खुद से क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हैं? यही तो कहता है कि एनर्जी कंजर्वेशन होती है। एनर्जी, या इसको लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। तो वो क्या कहता है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट कैन नेवर बी क्रिएटेड और फॉर्म्ड। मतलब खुद से ना एनर्जी को तुम लोग बना सकते हो ना उसको क्रिएटेड कह रहा हूँ डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को खुद से तुम बना सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो कि एनर्जी खत्म हो जाए, नहीं हो सकता। हाँ, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है। बिलफर्ज ये एक मार्कर है। फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, ये एक मार्कर है। मार्कर यहाँ पे आया तो मतलब जमीन से इसकी काफी सारी हाइट है, हाइट इन्वॉल्व हो गई। ये मार्कर, इसका कोई मैस होगा, जी इस पे लग रहा है तो mgh, मतलब इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जैसे मैं इसको छोड़ूंगी ये जमीन पे गिर जाएगा। तो बीच में तो ये क्या है? मूव कर रहा था। जब कोई चीज मूव कर रही होती है तो वो काइनेमेटिक्स में आ जाता है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नीचे जब गिरेगा उसके बाद ये फिर ड्रम करेगा, एक आवाज आएगी। तो वो जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी यहाँ पे इस हाइट पे, जब वो यहाँ से गिरेगा अंडर द फ्री फॉल, जब ग्रेविटी से वो अंदर गिरेगा तो मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या करेगी? वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कुछ काइनेटिक एनर्जी में। फिर जब ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरने की वजह से साउंड एनर्जी क्रिएट होती है। जो साउंड एनर्जी है वो हमारे पास, वो भी तो एनर्जी की फॉर्म है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इन चीजों में ट्रांसफॉर्म तो हो जाती है, लेकिन हम इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इसको। तो ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो जो बायोएनर्जेटिक्स है वो इसको फुली ओबे कर रहे हैं। हम आगे देखेंगे कि कैसे कि एक जो एनर्जी की फॉर्म है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर तो हो रही है, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। अगर खत्म हो गए तो हम डेड। ठीक है।
तो उसके बायोएनर्जेटिक्स ये बात याद रखो कि थर्मोडायनामिक्स के जितने भी लॉज हैं, चाहे वो एंट्रोपी के लॉज हैं, चाहे हमारे पास फिर वो इक्विलिब्रियम वाले लॉज हैं, तो उन सारों की ये ओबे कर रहा होता है, ये उनको ओबे करता है। तो ये हमारे पास हो गया बायोएनर्जेटिक्स। अब इस बायोएनर्जेटिक्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले हमने चीजों को समझना है, ठीक है, क्योंकि बायो इन्वॉल्व है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने समझना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने समझना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे पास जो लिविंग थिंग्स है वो दो टाइप्स की होंगी, जो लिविंग थिंग्स है वो दो टाइप्स की होंगे। एक हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एक ऑटोट्रॉफ्स है और एक हमारे पास हीटोट्रॉफ्स है। यही लिविंग थिंग्स है ना, या तो वो ऑटोट्रॉफ्स होंगे या हीटोट्रॉफ्स होंगे। दोनों का मतलब क्या, ये भी तुम लोगों को पता है। ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते। हीटोट्रॉफ्स जो कि अपनी खुराक के लिए ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब ये बड़े गैरत वाले जानदार होते हैं, ये बड़े बेगैरत होते हैं और ये बड़े नखट्टू होते हैं। तो वो जो नखट्टू, अब ये इनकी नेचर में, जैसे हम अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इसको ना समझना कि हमने सब्जी ले ली, गोश्त ले लिया, उसको पका लिया और खा लेती, हमने खुराक खुद तैयार करके, नहीं भाई। असल काम तो वो जो प्लांट्स है वो कर रहे हैं, असल काम जो कुछ एलजी है वो करते हैं, असल काम जो कुछ साइनोबैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है वो कर रहे होते हैं कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे होते हैं। कैसे, वो रॉ मटेरियल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट ले लेते हैं और पानी ले लेते हैं, उससे अपने लिए ग्लूकोज बना लेते हैं। हमें ये एबिलिटी नहीं है। हम क्या करते हैं कि बस इंतजार कर रहे होते हैं कब वो प्लांट बड़ा होगा, उसमें आलू लगेगा, उसमें दालें लगेंगी, उसके सीड बनेंगे, उसका फ्रूट बनेगा और फिर हमें उस फ्रूट को तोड़ के खा लेना। हमें चीज़ें रेडीमेड चाहिए। तो वो क्या, वो बेचारे ने जो अपने लिए खुराक बनाई थी हम उसी को खा लेते हैं, फिर उसी से अपने लिए एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। तो ये दो है, ऑटोट्रॉफ्स और हीटोट्रॉफ्स। तो इन दोनों में एनर्जी कैसे रन करती है वो इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉफ्स में क्या आते हैं हमारे पास, प्लांट्स। क्या आते हैं हमारे पास, प्लांट्स हो गया, कुछ एलजी होती है और साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी वो सारे क्या है, हीटोट्रॉफ्स हैं। वो सारे क्या है, हीटोट्रॉफ्स। तो हमने एनर्जी रनिंग इस बेस पे प्लांट्स में भी देखनी है और एनिमल्स में भी देखनी है, खुद हमने अपने अंदर भी देखनी है। तो ये चीजें हो गई। फिर जो बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर है उसमें हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 3 टॉपिक्स। बेसिकली बायोएनर्जेटिक्स में कितने टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, 3 टॉपिक्स। इधर देखो, पहला टॉपिक हमारा होगा फोटोसिंथेसिस का। पहला टॉपिक क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस, जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस। फोटो बीच में आ गया तो मतलब यहाँ पे कोई लाइट इन्वॉल्व है। अगर मैं इसको इन शॉर्ट बता दूं तो इसमें होगा क्या, जो काम हमने करना है, बाकी तो हमने 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होगा, ये क्लोरोप्लास्ट में होगा। यहाँ पे दो चीजों की जंग है, एक काम क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है और एक काम होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स बेचारे हैं, क्लोरोप्लास्ट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, साथ में वाटर कहीं से ले लेंगे और फिर उससे बना देंगे C6H12O6, C6H12O6 और साथ में कुछ ऑक्सीजन भी रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास बेसिक फोटोसिंथेसिस है। इसको हम अगर करते हैं बैलेंस तो 6 कार्बन आ गए और यहाँ पर अगर 6 ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं तो यहाँ पे 12 क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो C6CO2 plus 12H2 goes to form C6H12O6 plus 6O2, ठीक है। अब इसको तुम लोग शुमार कर लो, ये बैलेंस ही वो क्या है हमारे पास है, बैलेंस है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास ये होगा कि ये किसके फॉर्म में होगा, एक तो इसको सनलाइट की जरूरत पड़ती है, इसकी सनलाइट की, और एक हमारे पास से इसको क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है जिसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस है। अब याद रखना, अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो लाजमी बात है कि अगर एक चीज एनर्जी गेन कर रहा है तो दूसरी लूज करेगा, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म यही होता है कि एक चीज एनर्जी देगी दूसरी लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर केमिकली हम फोटोसिंथेसिस को देखें तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ये क्या होता है हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा होता है और एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है और एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों काम हो रहे होते हैं केमिस्ट्री वाले, वो केमिकली क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर हम अगला देखते हैं ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वो भी एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन ही है। सेलुलर रेस्पिरेशन अगला क्या है हमारे पास, वो भी
रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हो रहा होता है। तो अब यहाँ पर देखें रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा ही है। तो अब यहाँ पे देखो कितने 6 CO2 है, यहाँ पे क्या है CO2 है, लेकिन कितने का ऑक्सीजन है 12, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 6, तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुई है। यहाँ पे अगर इसको केमिकल हम देखें तो यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन, सही है। और इस वाले रिएक्टेंट को देखे हैं तो यहाँ पे पहले इसके साथ हाइड्रोजन थे, अब हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ये वाली क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ये क्या हुई है, ये सिर्फ मैं सिंपली बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन। तो हमने जो फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि भाई ये काम कैसे हुआ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफॉल, इन सब ने मिलके भाई ये चीज कैसे बना ली। फोटोसिंथेसिस में हमने देखना ही यही है, इसमें इसका क्या रोल है, इसमें वाटर का क्या रोल है, इसमें लाइट का क्या रोल है, और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्या रोल है। वो सब कुछ होने के बाद फिर ये काम कैसे हुआ और ये काम कैसे हुआ, यही चीज अगर हमें समझ आ गई तो हमें फोटोसिंथेसिस समझ आ गई। अब देखें जो सेल्यूलर रिस्पिरेशन है वो बेचारा यही है कि बेचारा कि इन्होंने ये बना दी, अब ये ग्लूकोज दोबारा यूज होगा, ये ग्लूकोज दोबारा यूज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये यूज होगा और बनेगा हमारे पास CO2 प्लस H2O, ठीक है। और ये भी हमारे पास 6O2 हो जाएगा और ये 6CO2 और ये 6H2O। तो मतलब यही जो ग्लूकोज बना था वो ग्लूकोज अब कन्वर्ट हो गया दोबारा से इस मटेरियल में, तो जहां से निकले थे वहीं पे आ गए। यही तो हमारे पास क्या है, यही हमारे पास लॉ ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अब ये C6H12O6 है, तो यहाँ पर O6 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 12O हो गए। तो गेन ऑफ व्हाट, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इनकी हो गई ऑक्सीडेशन और इनकी हो गई रिडक्शन, इनकी हो गई रिडक्शन। और इसी प्रोसेस में हमारे पास बनती है ATP, विच इज द मेन चीज, जिस चीज के लिए जंग हो रही है, जिस चीज के लिए हम बायो एनर्जी पढ़ रहे हैं वो ATP है। जैसे कि हमारे पास अगर पैसे खत्म हो जाए और भूख लगे तो हम क्या करते हैं, किसी से उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन पैसे की ट्रांसफर होती है। कोई भी काम हो रहा होता है पैसे, करेंसी से हो रहा होता है। इसी तरीके से अगर सेल के अंदर या जो हमारे पास लिविंग थिंग्स के बॉडीज के अंदर अगर कोई काम होना है तो उनको एनर्जी चाहिए होती है, और उनकी वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है, लेकिन जो चीज वो यूज कर सकते हैं वो ATP है। जो चीज ऑर्गेनिजम्स यूज कर सकते हैं वो क्या है, हमारे पास ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। पूरे चैप्टर में इस चीज के लिए जंग हो रही है, इस चीज को बनाने में अपनी जान लगा देते हैं सेल्स, तो वो ATP यहाँ पे बन रही होती है। और तीसरा जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने के आखिर में वो फोटो रिस्पिरेशन है। बड़ा फजूल सा टॉपिक है, फजूल से इन द सेंस कि मजे का टॉपिक है, लेकिन प्लांट्स के लिए बड़ा फजूल से क्या, जब सनलाइट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो यही फोटो रिस्पिरेशन, मतलब वो सनलाइट की मौजूदगी में ये वाला काम शुरू कर देते हैं। जो C6H12O6 उन्होंने बनाया होता है खुद ही उसको खाना शुरू कर देते हैं डे लाइट में, वो फोटो रिस्पिरेशन है। और एक बात और याद रखना कि हम कहते हैं कि यार ये क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो हो सकता है कि जो सेल्यूलर रिस्पिरेशन है वो सिर्फ एनिमल्स में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सेल्यूलर रिस्पिरेशन प्लांट्स में भी होती है, क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो इट्स मीन कि वहाँ पे सेल्यूलर रिस्पिरेशन होगी, लेकिन कब होगी वो डिपेंड करता है। दिन में ये बेचारे कर रहे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एक्टिव होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, अपने लिए ग्लूकोज बना रहे होते हैं, और यही ग्लूकोज जो है फिर रात को जब उनको एनर्जी चाहिए होती है तो इसी ग्लूकोज की वो फिर सेल्यूलर रिस्पिरेशन कर रहे होते हैं। इसी ग्लूकोज से वो फिर अपने लिए क्या बना रहे होते हैं, स्टार्च बना रहे होते हैं, ठीक है, खुराक बना रहे होते हैं। इसी ग्लूकोज से वो अपने लिए सेल्यूलोज बना रहे होते हैं, अपना स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। इसी ग्लूकोज से वो सेल्यूलर रिस्पिरेशन कर रहे होते हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट चीज है। सेल्यूलर रिस्पिरेशन वो सारा इस ग्लूकोज से हो रहा होता है। हम क्या करते हैं कि जो चीज इन प्लांट्स ने अपने लिए क्या कर दी, स्टोर कर दी, हमने उन चीजों को उठा लेना और उससे अपने लिए एनर्जी हासिल कर लेनी, और वो भी कौन से वाली एनर्जी, ATP एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बायो एनर्जेटिक्स के बायो एनर्जेटिक्स क्या है और इसमें हम क्या क्या चीजें जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने क्या क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। इसमें जो एक चीज है वो ATP को थोड़ा सा समझो कि ATP क्या बना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में ATP करते रहोगे और अगर ATP नहीं पता तो फिर क्या फायदा। ATP हमने पढ़ा था लेकिन सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, अगर याद हो तो।